दिल का नेचर एक जैसा रहता है। दिल जैसे धड़कता है अपने ग्राफ में चलता चंचलता रहता बनी है, रहती है उसमें। चंचलता बनी रहती है। तो बाजार भी जो है वो चंचलता के साथ चलता रहता है, अप और डाउन। अप को आप उल्टा करोगे तो डाउन हो जाएगा, डाउन को आप उल्टा करोगे तो अप हो जाएगा। तो सीधी बात है, अप और डाउन ये उनका नेचर है बाजार का। और बाकी उसमें एक छोटी सी बात और ऐड करूंगा, बाजार को तो साहब आपकी और मेरी उम्र की तरह बढ़ना ही है। बाजार के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बाजार को ऊपर ही जाना है। बाकी छोटी छोटी गिरावटें आती रहेंगी, कोई भी सरकमटेंसेस है, वो चाहे नेशनल सरकमटेंसेस हो चाहे इंटरनेशनल सरकमटेंसेस हो, कोई क्राइसिस हो, तो बाजार थोड़ा नीचे आता है। जब जब बाजार नीचे आए तब तब आप अपने पैसे को और ज़्यादा डालिए। हरीश भाई, आपने बहुत अच्छी बात की कि आपके और हमारे नेचर की तरह बाजार को बढ़ना ही है। बिल्कुल। साथ में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि महंगाई भी बढ़ती ही जाना है। जी जी, उसको भी बढ़ना है। बिल्कुल। लेकिन इन्वेस्टमेंट, निवेश आपको महंगाई से सामना करने के लिए एक ताकत देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, आपको आर्थिक आत्मनिर्भरता भी देता है। बिल्कुल। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए निवेश की क्या भूमिका है? देखिए, उसमें इन्फ्लेशन को बीट करने में निवेश की सबसे बड़ी भूमिका यही है। जनरल जो एक कैलकुलेशन होता है इन्फ्लेशन का, कैलकुलेशन इन्फ्लेशन का आंकड़ा हर महीने गवर्नमेंट निकालती है, जो अराउंड 6 से 7% के आसपास है, अपन लेके चलते हैं नॉर्मल। और एक आम इंसान के लिए, जो मिडिल क्लास जिसको बोला जाता है, उसके लिए जो इन्फ्लेशन है और ज़्यादा है, क्योंकि उसको खुद को भी देखना है, अपने पास वाले को भी देखना है, ऊपर वाले को भी देखना है। तो उसके लिए एवरेज जो इन्फ्लेशन कॉस्ट होता है 10% के आसपास होता है। मतलब ये माना जाए कि आपका निवेश वो सार्थक है और सफल है कि जहां आपको 12% के आसपास मैं आपको उसमें ग्रोथ ऐड मिले। करूंगा और चीज़, तो उसमें जैसे आपका 7 से 10% का आपका अगर इन्फ्लेशन है, हाँ। तो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आपके अपना इन्फ्लेशन को बीट करे, तो 12-15% का रिटर्न दे। अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, 6 या 7% की आप एफडी करते हो, तो वो एक साल बाद 1 लाख के आपको 7,000 ही ऊपर मिलते हैं। पर आप कोई मार्केट में चीज़ लेने जाते हो तो वो 10% से इन्फ्लेशन हो गया 1,10,000 की मिलती है, तो आपका 3,000 का लॉस है। और अगर उसी जगह पे आप ऐसी जगह पे निवेश करते हो जहाँ पे 12 से 15%, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या और कोई इंस्ट्रूमेंट हो, आप उसमें निवेश करते हो, तो वहाँ पे आपको 1,15,000 मिलता है। अगर आप 1,10,000 की चीज़ खरीदते हो तो भी आपका 5,000 का फायदा है। बिल्कुल सही है। तो ये यही बहुत बड़ा फर्क है। बातचीत हम जी। जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से नंदस्वरूप मिश्रा। हेलो नंदस्वरूप जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल कीजिए। नमस्कार सर, मैं हूँ नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी। मैं जानना चाहता हूँ कि अच्छा निवेशक बनने के लिए हमें किससे संपर्क करना चाहिए, कौन से जानकार व्यक्ति के संपर्क में आना चाहिए जिससे हम अच्छा निवेशक बन सके, तो निवेश के मूल मंत्र में अधिक मजबूती का अच्छा तंत्र है। बिल्कुल नंदस्वरूप मिश्रा जी, हमारे संस्कृत में एक बहुत अच्छा सूत्र है कि अप्पा दीपो भव। अपने आप से ही जितना अच्छा गुरु हम अपन बन सकते हैं, रोशनी हम अपने आप को दिखा सकते हैं, वो बेहतर है। लेकिन उसके लिए बहुत अनुभव और बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर ये दोनों थोड़ा सा कम है तो आप अपने वित्तीय परामर्श ले सकते हैं जाके। हरीश भाई, किस तरह से ये फाइनेंशियल एडवाइजर की सेवाएं ली जा सकती हैं? सब एक चीज़ ऐड करूंगा, नंदस्वरूप मिश्रा जी ने जो क्वेश्चन किया है, सबसे पहले तो अपने अंदर आप निवेश करने के लिए सब्र लाइए, क्योंकि सब्र से अच्छा कोई फंड नहीं है। मेरे से कई बार सोशली लोग पूछते हैं, चलते बढ़ते समाज में, कहीं प्रोग्राम में, फंक्शन में, अच्छा फंड बताइए, तो मैं उनको बोलता हूँ अच्छा फंड सब्र है। सब्र से अच्छा कोई फंड नहीं है। तो आप जिस भी फंड के अंदर या जहाँ पे भी आप निवेश कर रहे हैं वहाँ आप सब्र रखिए। और दूसरा, जो भी आपके आसपास में जो भी वित्तीय सलाहकार है, जो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, रिलायबल हैं, आपको सही सलाह देते हैं, आप उनको पहचानते हो या कोई आपका पहचान वाला उनको पहचानता है, आप उनके थ्रू भी निवेश कर सकते हैं। क्योंकि निवेश करने से पहले सोचकर समझकर निवेश कर, ये स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ता है। आप जब भी निवेश करें सोचकर समझकर निवेश कीजिए और लंबे समय के लिए निवेश कीजिए, और उसमें धैर्य रखिए। धैर्य जब भी आप रखेंगे तो आपका पैसा बनना ही बनना तय है। बिल्कुल सही है। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। बिल्कुल। कृति बहुत देर से इंतजार कर रही हैं बोलने के लिए। कृति जी, आप ये बताइए कि निवेश की हम शुरुआत करें, मान लीजिए नए निवेशक हैं जिनको शेयर बाजार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो शुरुआत किस तरह से करें? सबसे पहले तो मूल मंत्र ये है कि आप जहाँ पर भी निवेश करने जा रहे हैं वहाँ पर आप सारे जो गाइडलाइंस होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनको सबसे पहले अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका आधे क्वेश्चंस तो वहीं सॉल्व हो जाते हैं। दूसरा, आपके पास पैसे तैयार होने चाहिए निवेश करने के लिए, क्योंकि हर वक्त नहीं होता है कि हम कब करेंगे। यही सही वक्त है, आपके पास पैसा है, आप निवेश करिए और पेशेंस रखिए कि वो कब आपकी मूल को, पूंजी को बढ़ाएगा।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है हमारे लिए। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, संजय जी नागपुर से। हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते संजय जी। हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जी। जो म्यूचुअल फंड में जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसा होता है, हाँ जी, हाँ जी, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। बिल्कुल सर, डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा की दृष्टि से भी और ग्रोथ की दृष्टि से भी। हरीश जी, डाइवर्सिफिकेशन तो का किस क्या तरीके महत्व से है? क्यों डाइवर्सिफिकेशन पर इतना जोर दिया जाता है पोर्टफोलियो में? देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे फंड होते हैं, लार्ज जी। कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप। अब जैसे एक मल्टी कैप फंड की बात कर ले तो मल्टी कैप फंड के अंदर आपको तीनों कैटेगरीज में कंपलसरी 25% मतलब मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के अंदर आपका अलोकेशन हो जाता है, और बाकी का जो 25% रहता है उन तीनों के अंदर और डाइवर्सिफाइड हो जाता है। अब डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग और भी होता है। अब उसके अंदर सेक्टर्स होते हैं। अब जैसे हिंदुस्तान में बात करें, कईयों सेक्टर्स है, जैसे ऑटो सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर है। अब वो उसके अंदर फंड मैनेजर ने कैसे डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है, जनरली अगर देखा जाए तो एक फंड के अंदर 15 के आसपास लेके जा सकते हैं, मोटा मोटा ले रहे हैं, 15 के आसपास सेक्टर्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो आप अगर 1000 रुपये डाल रहे हैं या लाख रुपए डाल रहे हैं या 10 लाख रुपए डाल रहे हैं, तो वो आपका पैसा पूरा का पूरा उन 15 सेक्टर्स के अंदर डाइवर्सिफाइड हो जाता है, जिसको डाइवर्सिफाइड फंड बोला जाता है। कई सारे ऐसे फंड भी होते हैं जो सिर्फ एक ही थीम के ऊपर होते हैं, जैसे अगर हेल्थ केयर फंड ले लिया या बैंकिंग फाइनेंशियल फंड ले लिया, तो वो सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ही पैसा लगाएगा। पर जो प्योर डाइवर्सिफाइड फंड रहते हैं, मल्टी कैप बोल सकते हैं, फ्लैक्सी कैप बोल सकते हैं, तो वो प्योर डाइवर्सिफाइड फंड रहते हैं। वो पूरे सेक्टर्स 15, 17, 18 सेक्टर्स के अंदर डाइवर्सिफाइड होते हैं, और वहाँ पर रिस्क कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। आपका डाइवर्सिफिकेशन बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स जो होते हैं फंड मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 70-80 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो हो जाता है, तो रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमेशा अगर जो नया इन्वेस्टर है जिसको बाजार की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उसको हम सजेस्ट यही करते हैं, आप डाइवर्सिफाइड रहिए, आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप टाइप के फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जहाँ पे आपका पैसा भी बनेगा और धैर्य के साथ आप उसमें निवेश कीजिए, बिल्कुल पैसा बनेगा। बिल्कुल। कृति जी, अक्सर लोगों की ये समस्या या एक सामान्य सवाल होता है कि निवेश कैसे करें, बचत नहीं होती। ख़ासतौर से महिलाओं की अगर बात की जाए तो वो तो ये है कि पैसा आया और सीधा फिर मार्केट का रुख करते हैं और शॉपिंग तो किस तरह इससे कैसे बचा जाए और कैसे निवेश किया जाए? ये हम ऐसा सोचते हैं, पहले की महिलाएं भी निवेश करती थी। हाँ। कैसे करती थी कि वो थोड़े थोड़े जो पैसे होते थे ना, वो कभी चावल के डिब्बे में, बिल्कुल, आटे के डिब्बे में से छुपा के रखती किचन थी। निवेश। हाँ, तो लेकिन अब क्या है, डिजिटल हो गया है, तो हम उसको म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में SIP बड़े अच्छा रहता है, जिसमें छोटा छोटा मूल हमारा इकट्ठा होता है और हमको बहुत अच्छा ग्रोथ देता है। तो यहाँ से हम महिलाएं शुरू कर सकती हैं कि भाई एक छोटा छोटा राशि हम वैसे ही जमा करें डिजिटली। जो हम पैसे पहले छुपाते थे, अब हम उसको डिजिटली उसको आगे बढ़ाए और बिल्कुल उस पर ग्रोथ ले, ताकि हमारी पूंजी बढ़े। बिल्कुल। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा। इसमें जैसे वो पहले पैसे डालते थे डब्बों में, अब उसको बोल सकते हैं बरनी से आज़ादी। बरनी से आज़ादी करके आप उसको निवेश करिए थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, आप 1000 रुपए की SIP से भी स्टार्ट करें, तो एक 1000 रुपए की SIP भी अगर जब 5 साल चल जाती है तो 60,000 तो आपका मूलधन जमा हो जाता है, और उसके ऊपर जो भी ग्रोथ आता है तो एक अच्छा ग्रोथ मिलता है, और जितना लंबे समय के लिए जाएंगे उतना अच्छा रिटर्न उतना मिलेगा। अच्छा रिटर्न बिल्कुल सही है। और कई बार क्या होता है कि पैसा होता है ना भाई, ठीक है आप एंजॉय भी करिए, लाइफ एंजॉय करिए, वो ठीक है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि एक बार होटल में हम नहीं जा रहे डिनर करने या लंच करने, वो आपने अगर 500 रुपए की SIP, वो पैसा पहले निकालना है, वो हम होटल बाद में देखिए, जाएंगे। पैसा तो होता ही खर्च करने के लिए, पैसा बना ही खर्च करने के लिए एक्चुअली। पैसा- तो उसको पर आप खर्च ऐसा करो, आप अपने सपनों को पूरा करो, आप अपने गोल्स को पूरा करो। आपके जो भी गोल है, चाहे बच्चों की उच्च शिक्षा हो, बिल्कुल। चाहे आपको कार लेनी हो, चाहे आपको घर लेना हो, वो आप खर्च तो अच्छा, फाइनल डे पे करोगे ही। कुछ लोगों की पुरानी ऐसी मानसिकता है कि पैसा बचा के वो इकट्ठा करते, समझते हैं कि हमारे पास एक फंड हो गया इकट्ठा, लेकिन पैसा जोड़ने से कभी नहीं बढ़ता, पैसा रोटेट करने से बढ़ता है। तो आज के आधुनिक समय में क्या क्या ऐसे टूल्स हैं कि जहां पैसे को रोटेट किया जाए और दिन दूना रात चौगना पड़े? आप दोनों से ही ये सवाल कृति पहले जी। आप बताइए। इसमें एक चीज़ है, एक कहावत है, पैसा सबसे अच्छी चीज़ क्या खरीद सकता है? हाँ। और पैसा। तो पैसे से आप पैसा खरीद सकते हो, ठीक है। तो आप उसको, पैसे को ऐसी जगह निवेश करिए जहाँ पे पैसा बने, और अपने गोल को पूरा करके उसको खर्च भी कीजिए। बिल्कुल। खर्च करने से इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन होता है। आज आपने डिसाइड किया 5 साल बाद मेरे को कार लेनी है, तो अब कार तो लेनी है, ये तो तय हो गया। अब 5 साल बाद जब आप जिस भी कंपनी की कार लोगे,
वो कंपनी बाजार में लिस्टेड है या नहीं है, पर पैसा तो बाजार में ही आएगा, क्योंकि वो कार कंपनी भी कहीं ना कहीं से उसकी शीट खरीदती होगी, जो ऊपर की मेटल शीट रहती है, पार्ट्स खरीदती होगी, सीट कवर खरीदती होगी, टायर खरीदती होगी, तो वो भी बाजार से ही खरीदेगी। तो पैसा घूम फिर के आपका पैसा वो बाजार में ही आएगा। तो बाजार से पैसा कमाइए और बाजार में पैसा खर्च कीजिए, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल सही है। कई लोग ये सोचते हैं कि साहब भविष्य के लिए, सुरक्षा के लिए हम बचत कर रहे हैं, ये तो भविष्य की वो जरूरी है करना, वो भी करिए, लेकिन उसके पीछे वर्तमान में कटौती मत करिए। देखिए, हाथ को हमेशा मुट्ठी बंद बोलते हैं लाख की, तो मुट्ठी बंद रखिए, पर जहाँ खोलने की जरूरत है बिल्कुल खोलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसा खर्च तो करना पड़ेगा, तो उसको मिला के चलिए। रिटायरमेंट प्लानिंग, अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है, उनको रिटायरमेंट पे एक फंड मिलता है, पर एक जो आम आदमी है, जो दुकानदार है या जो मजदूरी करता है, उसको कोई रिटायरमेंट नहीं है। अब उसको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद की, तो उसको पैसा जोड़ना पड़ेगा 15-20 साल। बिल्कुल सही। क्योंकि उसको अपना अगर रिटायरमेंट लाइफ या बुढ़ापा उसको सेव करना है, सिक्योर करना है। क्योंकि देखिए, पैसे बिना कुछ नहीं, ये भी कहावत है, पैसा है तो आपको 4 लोग पूछेंगे, नहीं तो पैसे के बिना कुछ नहीं। पैसा होना चाहिए, आप उतना पैसा रखो, आपका लाइफ सर्वाइवल अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही है। कृति जी, किस तरह से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए? शुरुआत करें, फिर उसको धीरे धीरे ग्रोथ आपको मिल रही है उसमें, और म्यूचुअल फंड में तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो हम ऐसे करते हैं कि जब हम कोई भी जगह इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो हमारे को थोड़ा सा एक तो समय देना चाहिए। जब हम समय देते हैं तो जो हमारा पैसा है उसमें हमको ग्रोथ मिलती है। तो जो वो ग्रोथ मिलती है, तो कभी कभी हम आपको ये भी एडवाइस करते हैं कि भाई जो ग्रोथ मिली है, कई बार आप उस ग्रोथ को निकालें, फंड अपना चेंज करें कि भाई एक ही फंड 10 साल चल गया है, लेकिन अब नए फंड्स भी आ गए हैं, नई जगह भी आ गई है। जैसे आजकल ऊर्जा के स्रोत, जो एनर्जी फंड्स आ गए हैं, जो कई बार फार्मा फंड्स आ गए, तो आप उनमें भी रोटेट करके पैसा लगाएं, ताकि आपको सब जगह से ग्रोथ मिले और आप उसको खर्च भी कर सकते हैं और उसको रोटेट भी कर सकते हैं कि थोड़ा पैसा आपने खर्च भी कर लिया और थोड़ा पैसा आपने दोबारा निवेश भी कर लिया, ताकि उसमें भी आपको ग्रोथ मिलना शुरू हो जाए। जी, हरीश जी, विशेषज्ञ कहते हैं कि जब मंदी का दौर आता है तो निवेश की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा माकूल समय रहता है, लेकिन अभी शेयर बाजार तो ऐसा रुख बता रहा है कि वो पीछे लौटने का नाम ही नहीं लेता, ऊपर ही ऊपर चढ़ता जा रहा है। देखिए, ये कहावत है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, ये शुरू से कहावत है। हाँ, पर आप लेकिन अब कई बार लोग सस्ते के चक्कर में बैठे रहते हैं, वो चीज़ महंगी होती जाती है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, एक तो आप SIP करो मंथली, तो आपको ऑटोमेटिक एवरेजिंग हो रही है। आज जो चीज़ 10 में खरीद रहे हो, अगले महीने 11 में खरीदोगे, उसके अगले महीने 12 में खरीदोगे। ये एक एग्जांपल दिया मैंने। तो आप हर महीने ऑटोमेटिक एवरेज कर रहे हो, एवरेज तो कर ही रहे हो आप साथ साथ में। और जब जब आपको मार्केट मौका दे, 1, 2, 3%, 5% मार्केट गिर रहा है, आपको लग रहा है मेरे पास पैसा है, आप उसमें टॉपअप करो, एड ऑन करो। आपने अगर 10,000 रुपये की SIP करी हुई है और आपके पास 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा है, आप उस फंड के अंदर डाल दो। यहाँ कोई आपको नई चीज़ आपका वित्तीय सलाहकार बता रहा है, भाई ये आज की तारीख में ट्रेंडिंग चीज़ है। जैसे कृति ने अभी बोला, एनर्जी सेक्टर, अभी गवर्नमेंट जैसे सोलर पावर और इन चीज़ों को पूरा कर रही है। रेलवे को देखिए आप, कितना अभी सुदृढ़ हो गया है, चीज़ों का आवागमन से कितना ईजी हो गया है। तो ये जैसे इस टाइप के जो भी फंड्स हैं या स्टॉक्स हैं, आप उनके अंदर पैसा डालिए, पर उससे पैसा डालने से पहले उसकी पूरी गणित समझ लीजिए। फंडामेंटल टेक्निकल क्या है कंपनी का या फंड का, या जो भी आपका वित्तीय सलाहकार है उससे सलाह जरूर लीजिए। बिना सलाह के जो भी काम होता है वो हो सकता है सही नहीं हो सकता है सही हो भी नहीं भी हो, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। पर अगर जो सलाह से काम किया जाता है उसमें एक आश्वासन मिल जाता है। जहाँ तक पैसे का लेन देन की व्यवहार की बात है, तो रिस्क नहीं उठाना चाहिए। और कहते भी हैं कि नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। ठीक है, तो अब इसको लेके आप एक बैलेंस इन्वेस्टमेंट का क्या जरिया बताएंगे कि जहां रिस्क भी कवर होती रहे और गेन भी होता रहे? सर ने शुरुआत इससे करी थी कि जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं, मल्टी एसेट फंड्स जो होते हैं, ये होते हैं हमारे को रिस्क से बचाने वाले फंड्स। और जब आपको थोड़े से रिस्की सेक्टर में भी जाना चाहिए, तो आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों को अलग अलग तरीके से भी वो ले सकते हैं। तो इसमें आपकी रिस्क, नॉन रिस्क और रिस्की दोनों फंड्स में डिवाइडेशंस प्रॉपरली हो जाता है, और आपका जो एक पोर्टफोलियो का संग्रह है वो बहुत अच्छा बनता है कि उसमें जो आपकी पूंजी बढ़ती है वो उसको बराबर से ग्रोथ देती रहती है। जी,
और इसमें हम लोग चाहें तो मल्टी एसेट कैटेगरी जो है, अब मल्टी कैप पे तो पहले अपन ने बात करी, वहाँ मिड स्मॉल लार्ज की बात हो गई। अब मल्टी एसेट जो कैटेगरी है उसमें आपका इक्विटी का टेस्ट भी है, आपका कमोडिटी का टेस्ट भी है, गोल्ड सिल्वर, और साथ साथ में आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी डेट का भी मतलब इसमें कंपोजिशन आ गया, तो तीनों का कंपोजिशन मिल जाएगा। तो जो कंजर्वेटिव बोल सकते हैं, थोड़ा हायर कंजर्वेटिव क्लाइंट है, मतलब उसको एफडी प्लस 2-3-4% का एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, वो 6% 7% की एफडी में खुश है, तो वो यहाँ आ सकता है। उसको 10-12% का रिटर्न कहीं भी नहीं जाता है, मिल जाता है आराम से, और उसका पैसा भी सुरक्षित है। और अगर उनको उसमें STP SWP जो ऑप्शन है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, किसी को मंथली इनकम चाहिए तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी आप मल्टी एसेट के थ्रू ले सकते हो। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट का भी, उसमें आपका पैसा भी सुरक्षित है, लिक्विडिटी भी है, अगर इनकेस आप इमरजेंसी आप पैसा विड्रॉल भी कर सकते हो। आप मंथली SWP लेना चाहो, मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल लेना चाहो, क्वार्टरली लेना चाहो, वो आपके ऊपर है। आपको नहीं लेना है, आपको जब इच्छा हो आप तब ले सकते हो। तो ये चीज़ें जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर ये ब्यूटी है, मतलब आपको हर चीज़ आपके हाथ में है, सब कमांड पूरे आपके हाथ में है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो ये चीज़ें आपको लिक्विडिटी हर कहीं नहीं मिलती है जी। अगर आप एफडी करवाते हो, एफडी 1 साल की है, अब 1 साल से पहले तोड़वाने जाते हो, एफडी टूट जाएगी, पर आपको इंटरेस्ट कट के मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको जो आज की वैल्यू है वो मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी ब्यूटी है म्यूचुअल फंड की। कृति जी, SIP पे काफ़ी जोर दिया जाता है, और SWP की हाँ अगर बात करें तो SIP और SWP करना कितना फ़ायदेमंद है, क्या लेना चाहिए, या फिर उसको कंटिन्यू लमसम आप इन्वेस्टमेंट में बने रहें? तो SWP के क्या फ़ायदे हैं? SWP के ये फ़ायदा, SWP पहले तो मैं बता दूँ, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का मतलब होता है कि आप अपने म्यूचुअल फंड से इनकम को जनरेट कर रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा निवेश कैसे प्रभावित होता है उससे? मान लीजिए हम नहीं लेते तो वो लमसम मिलेगा, अगर SWP में आप पैसा निकाल रहे हैं तो किस तरह से प्रभावित होगा निवेश? सर, निवेश प्रभावित ऐसे होता है कि जब हम SWP देते हैं, तो सपोज आपका कोई भी फंड है जो आपको ग्रोथ कर रहा है 10 से 12% का, तो हम आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप भैया 7 से 8% के बीच में SWP ले लीजिए, ताकि आपको पैसा भी मिले और आपका फंड ग्रोथ भी करता रहे। तो आप पैसा तो उसमें से निकाल रहे हैं, लेकिन जो बचा हुआ हम 4-5% जो सेव रख रहे हैं, वो आपको ये ग्रोथ भी देता है। तो आपका जो कैपिटल अमाउंट है, जो मूल अमाउंट है, वो भी बढ़ता है। प्लस कई बार हमने ये भी देखा है, SWP में आप इनकम ज़्यादा जनरेट भी कर लेते हैं जब आप उसे सिस्टमैटिकली विड्रॉल कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा SWP का ऑप्शन रहता है जो म्यूचुअल फंड ने दिया हुआ है, जिससे आप इनकम जनरेट कर लेते हैं। मतलब आपका ग्रोथ भी हो रही है और आपको हर महीने इनकम भी हो रहा है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं। और जनरली SWP जो भी आदमी ले रहा है, हम लोग उनको पर्सनली सजेस्ट करते हैं, आप आज जो भी लमसम पैसा डाल रहे हो, जनरली जो SWP लेता है वो बड़ा पैसा डालता है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी डालता है। तो अगर वो बड़ा पैसा डाल रहा है, मतलब उसके पास पैसा तो है, सीधी बात है, तो उसकी कोई आज से उसको जरूरत नहीं है, तो आज से पैसा चाहिए, तो हम उसको सजेस्ट करते हैं 6 से 12 महीने का गैप रखो। आपने पूरा पैसा डाला, 6 महीने 8 महीने 12 महीने उसको छोड़ दो, 12 महीने बाद SWP लेना चालू करो। तो इसका सीधा सा हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है, आपने आज बीज बोया, उसको 12 महीने पानी दो, बड़ा होने दो, बड़ा हो गया तो 12 महीने बाद आप उसमें से फ्रूट्स लेना चालू करो। ऑप्शन है, आप चाहें तो नेक्स्ट मंथ से ले सकते हैं, ऑप्शन अवेलेबल है, बट हम जनरली क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं आप थोड़ा समय रुक के अगर ले सकते हैं तो आपका लिए ज़्यादा फायदा है। अगर उस फंड के अंदर 12% का रिटर्न आ गया, उसने 1 साल छोड़ दिया, अब 12% का तो उसके बाद स्पैम बन गया, ठीक है, तो 12% से वो 8% ही विड्रॉल कर रहा है, तो अभी उसका कभी भी पैसा नेगेटिव नहीं होगा। तो ये चीज़ आप तभी बोलते हैं हम लोग, आप फंड मैनेजर, फंड जो भी आपके एडवाइज़र हैं, आप उनसे एडवाइस लीजिए, बात कीजिए, तो बात करने से निष्कर्ष निकलता है, बात से बात बनती है। बिल्कुल सही है, बात से बात बनती है। कृति जी, इन्वेस्टमेंट में अगर लमसम करता है कोई और SIP करता है, तो इन दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या रहता है? क्या लमसम करना चाहिए या उसको SIP से ही इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए? सर, सबसे अच्छा ऑप्शन तो होता है SIP, क्योंकि इसलिए होता है कि SIP जो है ना, वो आप कभी भी जैसे चली जाती है महीने में, तो वो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चलता है कि भैया मेरे पास हाथ में 30,000 आए थे लेकिन मेरे 5,000 चले गए, तो मुझे 25,000 में ही चलाना है। लेकिन लमसम जो होता है वो इकट्ठा चला जाता है, तो उसमें सबको ऐसा लगता है कि मेरा पैसा चला गया। वन टाइम गया। बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने और आपने शुरुआत करी थी पेशेंस,
तो हर इंसान में उतना पेशेंस हो कि वो उसको बढ़ता हुआ देखे, कि मार्केट ऊपर और नीचे की सारी चीज़ें वो देखे, वो बहुत कम लोगों में होता है। तो SIP बहुत अच्छा होता है, जिसमें आपका छोटा छोटा पैसा अच्छा मूल निवेश करवा देते हैं, और जब उसका ब्याज आपको मिलता है तो वो आपको सेटिस्फाइड रह सकता है कि हाँ भैया मुझे ये चीज़ मिली है। जी, अब इसी से एक सवाल और आता है हरीश भाई, STP। देखिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। हाँ, मान लीजिए मैं लमसम इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं उसमें से SIP STP शुरू कर रहा हूँ, वो कैसे होगा? देखिए, जनरली जो निवेशक रहते हैं उनको मार्केट का बहुत ज़्यादा पैनिक रहता है, भाई मार्केट गिर जाएगा या ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। तो हम इसमें उनको सजेस्ट करते हैं आप STP ले लो। आपका पैसा हम एक सेफ फंड, लिक्विड फंड में रख रहे हैं, जहाँ पे आपको 6% का रिटर्न लगभग मिलेगा। ठीक है, तो आप बैंक की तरह आप सुरक्षित तो 100%। ठीक है, अब उसमें से आप जो भी इक्विटी फंड सजेस्ट कर रहे हो, जिस टाइप के भी फंड में जाना चाह रहे हो, चाहे आप मल्टी कैप में जाओ या मल्टी एसेट में जाओ, वो आप सजेस्ट कर लो। उसमें इस फंड के अंदर हम STP कर देंगे, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपका A फंड से पैसा B फंड में ऑटोमेटिकली मंथली बेस पे चला जाएगा, क्वार्टरली बेस पे चला जाएगा, डेली बेस पे भी STP आप कर सकते हो, वो भी सारे ऑप्शन, हाँ सभी ऑप्शन अवेलेबल है, वो कर सकते हो। वो जनरली जो थोड़ा सा क्लाइंट डरता है पैसा डालने, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, जैसे हम लोग SWP की बात कर रहे थे, अब कई क्लाइंट है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, क्लाइंट ने 50 लाख रुपए का पैसा डाला, अब 50 लाख रुपए पे 8% के हिसाब से 33,333 रुपये होते हैं। तो 33,000 रुपये की उसको जरूरत नहीं है, बट उसको 20,000 रुपये की जरूरत है। तो हम उसको बोलते हैं आप 20,000 ले लो, मोटा मोटा 5% के आसपास हुआ, 20,000 आप मंथली ले लो, बाकी के जो 13,000 है उसको भी अपन सेव करते जाएंगे, उसको STP कर देंगे एक हायर रिस्क वाले फंड में, अगर वो लेना चाहता है तो क्लाइंट, तो उसमें उसका और पैसा बनेगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले जो चीज़ बोली थी, पैसे से पैसा बनता है, तो वो कैसे बनाना है वो आपका एडवाइज़र आपको सजेस्ट करेगा। तभी बोला जाता है एडवाइज़र जरूरी है। जब अर्जुन जी को भी श्री कृष्ण जी जैसे सारथी मिले थे, तो एक जो निवेशक है उसको भी सारथी की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल सही। कृति जी, STP के फॉर्मूले को आप कैसा मानते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल पैसा से ये लिक्विड फंड में डाल के उधर से भी आपको अर्न हो रहा है, STP में जो एक्सपर्टीज है वो हरीश सर की, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा STP समझा पाएंगे। मैंने वही चीज़ बताया, STP जनरली हम लोग लिक्विड फंड से इक्विटी फंड के अंदर करते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन है। और बाकी नहीं तो आप STP इक्विटी टू इक्विटी भी कर सकते हो। आप लोअर इक्विटी फंड में रखा, सेविंग फंड में रखा, उसको हायर इक्विटी वाले फंड में भी लेके जा सकते हो, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो STP जनरली आप एक फंड से दूसरे फंड में पैसा ट्रांसफ़र करते हो। तो कई क्लाइंट होते हैं, यार मैं SIP नहीं कर सकता मेरे पास क्योंकि मंथली आवक नहीं है, पर आज मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े, तुम्हें चाहिए तो ले जाओ। बिल्कुल। अब हरीश जी, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, संजय सिंह जी भोपाल से। जी जी, हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो डिविडेंड यील्ड फंड होता है सर, इसके बारे में मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं सर, मैं बस निवेश में यही जानना। जी जी, प्रश्न करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। हरीश जी, यील्ड फंड, डिविडेंड यील्ड फंड जो होते हैं उनके अंदर जो भी पोर्टफोलियो बनाया जाता है, हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी का बनाया जाता है। जनरली उसमें जो भी PSU स्टॉक्स होते हैं, जो ज़्यादातर मंथली बेस पे डिविडेंड, मंथली बोल रहा हूँ, जब भी वो क्वार्टरली बेस पे या ईयरली बेस पे डिविडेंड देते हैं तो उनको डिविडेंड यील्ड फंड के अंदर लिया जाता है। डिविडेंड यील्ड फंड का मीनिंग ही यही है, उसमें जो भी स्टॉक लिए जाएंगे वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक रहते हैं, जो ईयरली बेस पे डिविडेंड। पर वो पहले जब डिविडेंड टैक्स फ्री हुआ करता था तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ करते थे। अभी डिविडेंड जब से टैक्सेबल हुआ है, हालांकि डिविडेंड यील्ड फंड्स के अंदर रिटर्न अच्छे आते हैं और सिक्योर्ड, मतलब उनके अंदर जो स्टॉक जनरली PSU स्टॉक ज़्यादा रहते हैं तो उनमें रिटर्न अच्छे बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर वो एवरेज अगर इक्विटी फंड से उसका कंपैरिजन किया जाए तो डिविडेंड यील्ड फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम होता है। पर डिविडेंड यील्ड का मीनिंग यही है, जो उनके अंदर स्टॉक्स होते हैं वो हाई डिविडेंड पेइंग कंपनियां होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उनके अंदर। बिल्कुल सही। कृति जी, अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर पूछा जाए और आगे आने वाले दिनों के लिए एक संभावना ही व्यक्त की जा सकती है शेयर मार्केट में, तो कहा कुछ नहीं जा सकता, तो पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर आगे का क्या अनुमान आपको लगता है कि किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट फायदेमंद हो सकता है या कहाँ करना चाहिए? जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी आप लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट्स आगे भी अच्छे रहेंगे।
और कुछ सेक्टोरल फंड्स होते हैं, जैसे अभी हमने बात करी थी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जैसे रेलवे बन रहा है, सड़कें बन रही है, हवाई अड्डे सब जगह बन रहे हैं, तो हम वहाँ पर भी इन्वेस्ट करते हैं। ऊर्जा यानी एनर्जी फंड्स जो होते हैं, हम उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी आगे आने वाली अगले 10 साल की जो एक नॉर्मल प्लानिंग होती है, उस टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादा वर्क करेंगे और इसमें इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मतलब ये फ्यूचर इनका अच्छा दिख रहा है जी। चल के। हरीश जी, अभी करंट सिनेरियो जो बाजार का है उसको देखते हुए इन्वेस्टमेंट की अब रणनीति किस तरह से तैयार की जाए, या जो पहले से निवेशित हैं वो कुछ बदलाव कर सकते हैं अभी, या वो उनको होल्ड पर रहना चाहिए, या नए निवेशकों को कहाँ कहाँ से फंड का किस तरह से चयन करें वो? देखिए, इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी जो है ना, वो बजट को फॉलो करती है। गवर्नमेंट हमको बता देती है आपको निवेशक कहाँ करना है, निवेश कहाँ करना है, क्योंकि गवर्नमेंट जो कैपेक्स करता है, कैपेक्स का मतलब खर्चा। तो अभी आप जैसे कृति ने अभी बोला, गवर्नमेंट ने जो अभी इस साल का बजट दिया, उस बजट में क्या दिया, हम 50 नए एयरपोर्ट बनाएंगे, भारतमाला में ये सड़कें जोड़ेंगे, तो वो इंफ्रा सेक्टर हो गया एक, तो उस पर आप लगा सकते हो। अब दूसरा आ जाओ, रेलवे को हम और बेहतर करेंगे। मतलब समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी अनाड़ी रहेगा। रहेगा। ये बजट का काफी एक आईना हाँ, रहता बजट है में कि जैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रेलवे को और अच्छा क्या बात बनाएंगे, है। वंदे हाँ। भारत चलाएंगे। अब स्लीपर कोच वाली वंदे भारत आ रही है, तो रेलवे सेक्टर हो गया, आप उसको पकड़ लो। अब उसमें क्या पकड़ना है, जो कंपनियां रेलवे के लिए वैगन बनाती हैं, उसकी सीटें बनाती हैं, उसकी स्टील की सीटें जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये हो गया। अब एनर्जी पे आ जाते हैं, तो सोलर पावर अभी गवर्नमेंट बोल रही है आप घर घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर, तो जो सोलर पैनल बनाती है कंपनियां, जो उसकी इन्वर्टर बनाती हैं, जो वायरिंग बनाती हैं, तो गवर्नमेंट हमको खुद बताती है आप कहाँ निवेश करिए जहाँ पैसा बनेगा। मतलब इन्वेस्टर्स को अलर्ट रहना चाहिए और आसपास की घटनाओं को बाकायदा अपडेट रहे। आप बोलते हैं दुर्घटना से देर भली, आप उसको समझिए, समझिए, आपको हर चीज आपके सामने है, बस वो विजन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, उस संकेतों को पकड़ने की आपकी क्षमता होना चाहिए। यही विजन आपको जो है आपका फाइनेंशियल एडवाइजर देता है, जो आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपको यही विजन देता है। आम आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाता। ये आज आपने निवेश का बहुत अच्छा मूल मंत्र आज बताया है इस कार्यक्रम में। देखिए कि आप घटनाओं से सबक ले सकते हैं। हम भी देखिए, हम भी इस संसार से ही सीख रहे हैं, समाज से ही सीख रहे हैं, हमें भी रोज नई चीज सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है, हम उसके ऊपर काम करते हैं, एनालाइज करते हैं। हाँ। जो मेरे काम की चीज है उसको मैं एब्जॉर्ब करता हूँ, जो मेरे काम की चीज नहीं उसको बाहर निकाल देता हूँ। इस पे एक चीज और बोल सकते हैं, हमने इतना बड़ा कोरोना काल जो निकाला है, उसमें भी जो फार्मा इंडस्ट्री है उसमें अब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं और गवर्नमेंट भी उसमें अच्छा पैसा दे रही है। तो हम एक फार्मा सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जो मेडिकल हमने वो ड्यूरेशन में पूरे भारत ने देखा है, टाइम तो बहुत बड़ा लेसन देख के गया है कि अगर आपके पास 6 से 8 महीने की व्यवस्था होना चाहिए घर में। दिया बिल्कुल। देखिए, आपकी जो आसपास की परिस्थितियां होती हैं, जो भी, वो आपको सब संकेत देती है। आप जब एक रोड पे चलते हो तो संकेतक लगे रहते हैं, वो संकेतक आपको बताते हैं यहाँ मुड़ना है राइट, यहाँ मुड़ना है लेफ्ट, आगे पुले। तो वो संकेतक आपको देख के ही आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी संकेतक सब सामने हैं आपके। बिल्कुल सही। अब आज का सिनेरियो है, अभी इनोवेशन थीम चल रही है। इनोवेशन में क्या है, जो नई कंपनियां आ रही हैं, नई नई चीजें बना रही हैं, नए इनोवेशंस कर रही है, चाहे वो फार्मा सेक्टर हो, चाहे ऑटो सेक्टर हो, ऑटो में ईवी का बूम है। तो इस टाइप की जो भी चीजें हैं, वो नई चीजें जो भी हैं वो चलेंगी, सीधी बात है। और ऐसा नहीं है पुरानी चीजें नहीं चलेंगी, पुरानी चीजें भी अपडेट हो रही हैं। आपको लाइफ में अपग्रेड होना पड़ेगा। अपग्रेड जो हो गया वो ऑटोमेटिकली अपस्किल हो जाएगा, जो अपस्किल हो गया वो आगे बढ़ जाएगा, जीत गया। तो सिंपल कहानी है, आप अपने आसपास के माहौल को देख के, समझ के, सलाह लेके निवेश कीजिए, पैसा बनेगा। बिल्कुल सही है। मतलब परिस्थितियों को आप बिल्कुल ताड़ते रहें, देखते रहें। बिल्कुल। कृति जी, हम निवेश करते हैं, ये बात सही है कि निवेश लॉन्ग टर्म विजन के साथ करना चाहिए, होराइजन अपना लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लेकिन बीच बीच में इसको मॉनिटर भी करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है मॉनिटर करना। निवेश को समय समय पर मॉनिटर करना या निवेश के प्रति गंभीर मानसिकता जाहिर करना निवेश को कितने सफलता की गारंटी देता है? सर, सफलता तो ये है कि जब हम निवेश करते हैं तो सबसे पहले, जैसे शुरुआत से हम चलते आ रहे हैं कि हमें
थोड़ा धैर्य से काम करना चाहिए। लेकिन उस धैर्य में कई बार ऐसी भी चीज़ें आती हैं कि मार्केट हमें बता देता है कि भाई कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज़ें फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो हमें वहाँ से पैसा निकाल के, जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो आने 10 साल वाली जो चीज़ें हैं हम उसमें पैसा लगाएं तो हमारा पैसा बढ़ेगा। नहीं तो वहीं के वहीं वो पैसा रुक जाता है, उसका सैचुरेशन आ जाता है, तो वो वहीं परफॉर्म करने लग जाता है। कृति जी, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं ग्वालियर से, मुकेश जी। हेलो। हेलो जी मुकेश जी, स्वागत है, सवाल कीजिए। हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है हम तक? नमस्कार, आप मुकेश वार्ष्णेय ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जी, सवाल मैं कीजिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी मुझे। जी एक तो डायरेक्ट प्लान और एक रेगुलर प्लान में क्या अंतर होता है, बिल्कुल। और दूसरा मुझे ये बताइए सेक्टोरियल फंड क्या होते हैं, इनको किस तरह से इसमें निवेश किया जाता है, तथा लॉन्ग टर्म ये ऐसा क्या कहते हैं ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ये रहते हैं ना, जिस टाइप के मिड कैप स्मॉल कैप फंड वगैरह, हाँ जी, इनमें किसमें इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है, तथा इनकम टैक्स बचाने के लिए किन फंडों में निवेश किया जाए, या पीपीएफ के अलावा और कोई म्यूचुअल फंड में भी निवेश किया जा सकता है क्या? बहुत ऑप्शन होते तो इनके बारे में हैं। जानकारी दें। चलिए हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं। मुकेश जी और फिर कृति जी, दोनों से ही ये हमारे इनका सवाल आपने सुना। ये इनका सवाल जो है डायरेक्ट और रेगुलर में क्या रेगुलर- फ़र्क होता है। हाँ, देखिए, डायरेक्ट और रेगुलर में फ़र्क ये होता है, एक्सपेंस रेशो का फ़र्क होता है। जैसे अगर रेगुलर फंड के अंदर 1% का एक्सपेंस रेशो है, ये मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, तो डायरेक्ट में हो सकता है वो 0.5 का हो, 50 पैसे का एक्सपेंस रेशो, तो ये 0.5 का एक्सपेंस रेशो का फ़र्क आएगा। बट डायरेक्ट फंड में जो रहता है वो आपको निवेशक को खुद चूज़ करना है, खुद से लेना है, खुद से, या फिर आपकी पूरी सर्विसिंग भी आपको खुद से करनी है। पर आप अगर रेगुलर फंड किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हो तो आपको वो सजेस्ट भी करता है आप इस फंड में नहीं, इस फंड में निवेश कर सकते हैं, ये ऑप्शन अवेलेबल हैं। और आप उसके बाद की सर्विसेज, चाहे वो चेंज ऑफ बैंक हो, चाहे वो रिडम्पशन हो, चाहे और कोई चीज़ें करनी हो, कई बार डेथ केस होते हैं तो उसमें ट्रांसमिशन होता है, तो वो सब आपको आपका डिस्ट्रीब्यूटर करवा के देता है। और वो जो 50 पैसे का मैंने आपको फ़र्क बताया, वो 50 पैसे उस डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम है, तो वो अपने मेहनत के पैसे लेता है, वो जो उसके लिए वो काम कर रहा है, तो वो उसको 50 पैसे मिल रहे हैं। तो रेगुलर और डायरेक्ट में ये फ़र्क हो गया। बाकी तो अगर मैं एक एग्जांपल देके बोलूँ, आप यूट्यूब पे जाइए, बाईपास सर्जरी टाइप कीजिए, आपको बाईपास सर्जरी का एक वीडियो आ जाएगा। क्या आप बाईपास सर्जरी का वीडियो देखकर बाईपास सर्जरी कर सकते हैं? सब बाजार सामान में मिलता है, बाजार में मिलता है सामान, सही है। तो नहीं कर सकते। तो हर चीज़ के लिए एक सारथी डिस्ट्रीब्यूटर होना जरूरी है। खाना बनाने के लिए कुक की ज़रूरत होती है, कार चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है, तो वैसे ही निवेश के लिए भी जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी ज़रूरत होती है। बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ़र्क यही होता है, मैंने आपको बताया। हरीश जी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ खर्चे हमें ऊपर से दिखते हैं, वो खर्चे की तरह नजर आती हैं, हम उनको बचाने के लिए वो लॉस को कवर अप नहीं कर पाते, वो लॉस में फिर हम उससे ज्यादा खर्च कर वही देते फ़र्क है। मैं जैसे वही कि बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल देखें कि हम मकान बनाते हैं, कोई भी आपने ऐसे ही सिंपल मकान बना लिया, और अगर आर्किटेक्ट की सेवाएं ली वो तो आपके आर्किटेक्ट एक जो इंच का आपसे यूज करता है। आपके पैसे ले रहा है, आपको लगा अरे इतने पैसे ले, लेकिन वो आपको पैसा वो कॉस्ट आपका एक इंच यूज करता है, आपको यूटिलाइज भी बताता है, करेगा, आपके और उतनी proper- बचत भी करके देता बचत है। भी कर, और फिनिशिंग भी एक। तो यही फर्क है। मैंने वही एग्जांपल दी, खाना बनाने के लिए कुक और ड्राइवर की जरूरत होती है, गाड़ी चलाने के लिए, तो वैसे ही निवेशक अच्छा, के लिए। इन्होंने- इनका दूसरा क्वेश्चन भी था, दूसरा क्वेश्चन था इनका सेक्टोरल फंड। सेक्टोरल फंड। अब इन्होंने उसमें मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप को डाल दिया। सेक्टोरल फंड सर होते हैं प्रॉपर एक सेक्टर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात हुई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मतलब वो इंफ्रा से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी उनके अंदर निवेश करेगा। बैंकिंग फाइनेंशियल वाला सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल में निवेश करेगा। हेल्थ वाला सिर्फ हेल्थ वाले सेक्टर में निवेश करेगा, उसको सेक्टर फंड बोला जाता है। और बाकी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये तो कैप होते हैं अलग अलग, इसमें बहुत सारी कंपनियां होती हैं, वो उसके अंदर निवेश होता है। तीसरा आपका क्वेश्चन था म्यूचुअल फंड में टैक्स सेवर को लेकर, मैं कृति को बोलूंगा, कृति आंसर देंगे इसका। टैक्स सेवर फंड्स जो होते हैं हमारे म्यूचुअल फंड में, वो आपको 80C से जो छूट मिलती है उसके लिए रहते हैं। तो ऐसा आप कहीं से भी अपने सलाहकार से बात करके एक अच्छा टैक्स सेवर फंड उनसे सजेस्ट करवा सकते हैं और उसमें आप निवेश कर सकते हैं, ताकि आपको अपने टैक्सेशन में छूट मिलना शुरू हो जाएगी। कृति जी, टैक्स सेविंग फंड कौन कौन से हैं, वो तो आप बता सकते हैं यार। जैसे ELSS वगैरह, ये आपने ELSS ही हमारा एक टैक्स सेविंग फंड रहता है म्यूचुअल फंड में, जो SIP के माध्यम से या लमसम के माध्यम से, दोनों तरीके से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ELSS में किस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है और उसकी प्रोसेस क्या होती है?
ELSS फंड जो रहते हैं वो हम SIP के थ्रू ले लेते हैं। मतलब आपको जैसे हमारी जो लिमिट रहती है वो 1.5 लाख की रहती है, तो आप उस 1.5 लाख को आप अपने SIP के थ्रू छोटे छोटे उसमें अमाउंट कर सकते हैं, या आप सीधा सीधा जैसे PPF में हम 1.5 लाख रुपए की जमा कर सकते हैं, वैसे ही वो ELSS में, वो सॉरी टैक्स सेवर में हम उसको निवेश कर देते हैं। हरीश जी, और भी कई ऑप्शन होते हैं टैक्स सेविंग के? म्यूचुअल फंड में ELSS ही एक म्यूचुअल फंड के अलावा, हाँ वो मैं बता ही रहा था, म्यूचुअल फंड में ELSS एक टैक्स सेवर का ऑप्शन है। बाकी उसके अलावा जैसे PPF हो गया, आपकी कोई सी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी हो गई, आपको उस पर ATC का रिबेट मिलता है। पर फर्क क्या है, वो फर्क की बात करें, क्यों करना चाहिए? देखिए, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में FD भी होती है 5 साल की, उसमें हाउसिंग लोन पे भी कुछ टैक्स वो अलग है, वो हाउसिंग लोन अलग है। हाउसिंग लोन में भी आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पे आपको रिबेट मिलता है, उसमें भी ATC प्लस 2 लाख रुपए आपका जो प्रिंसिपल है उस पर भी रिबेट अलग से मिलता है। पर अब न्यू रिजीम में वो सब रिबेट्स खत्म कर दिए गए हैं, ठीक है। तो अपन ATC में जो म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड का एक तो सबसे कम लॉक इन पीरियड का प्रोडक्ट है, 3 साल का लॉक इन रहता है, जो कि बाकी सब प्रोडक्ट से ज़्यादा, मतलब बाकी सब प्रोडक्ट ज़्यादा लॉक इन पीरियड में रहते हैं। FD में आपका 5 साल का लॉक इन रहता है जो टैक्स सेवर FD रहती है, और PPF में आपका 15 साल का लॉक इन रहता है। आप 6 साल के बाद पहले 3 साल का पैसा विड्रॉल कर सकते हो, उसमें ऑप्शन रहता है। और रिटर्न्स की बात करें तो आपको PPF में मोटा मोटा 8% का रिटर्न मिलता है, FD में आपको मोटा मोटा 7-8% का रिटर्न मिलता है। पर अगर म्यूचुअल फंड के ELSS की बात करें तो एवरेज रिटर्न जो फ्यूचर प्रीवियसली आया है, तो एवरेज रिटर्न आप 12 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। कई बार उससे ज़्यादा रिटर्न भी बने हैं, तो रिटर्न भी आपको यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, प्लस आपका लॉक इन पीरियड भी कम है। अगर आप 3 साल का एक साइकिल बना लो, 1.5 लाख एक साल डाला, 1.5 लाख दूसरे साल डाला, 1.5 लाख तीसरे साल डाला, 3 साल डालने के बाद चौथे साल से आपको डालने की जरूरत नहीं, उसी पैसे को आप रोटेट कर सकते हो। तो ये म्यूचुअल फंड की ब्यूटी है। तो चौथे साल आपका पहले साल वाला पैसा फ्री हो गया, तो आपका जो भी आपने 1.5 लाख डाला था, फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू 2.25 लाख हो गई, आप 1.5 लाख वापस री इन्वेस्टमेंट कर दो टैक्स सेवर में, और 75,000 आप चाहो तो निकालो, चाहो तो आप उसको और किसी नॉर्मल फंड के अंदर स्विच कर दो। तो पैसे से पैसा ऐसे ही बनता है। अच्छा, वही आपका मूलधन में परिवर्तित हो पर जाएगी। ये आपको डायरेक्ट में कोई नहीं बताएगा, ये रेगुलर में जो आपको बताएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटर ही बताएगा, यही फर्क है सर। नहीं, हम तो बताते हैं इस कार्यक्रम के जरिए, ये कार्यक्रम ही आपको बताएगा। इनका जो क्वेश्चन था डायरेक्ट और रेगुलर वाला, मैंने उसको कोरिलेट किया। बिल्कुल जी। तो कृति जी, अगर मान लीजिए ELSS को कोई 3 साल से पहले इमरजेंसी अगर आ जाती है और वो निकालता है, सर ELSS लॉक पीरियड होते ही कि हम उसमें पैसा निकाल ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। 3 साल से पहले आप ELSS फंड में पैसा नहीं निकाल सकते हैं। कुछ उस पर डिडक्शन के साथ या पेनल्टी के साथ? नहीं, उसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो ELSS में आप 3 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। 36 महीने के लिए आप बिल्कुल बंद हो गए हैं, 36 महीने के लिए लॉक्ड हैं आप। इन केस ऑफ डेथ, वो जो भी नॉमिनी होगा उसके नाम से ट्रांसफर हो जाएगा, पर पैसा आप निकाल नहीं सकते हो 3 साल से पहले, क्योंकि आपने उस पर इनकम टैक्स की छूट ली है। अच्छा, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं भोपाल से, अमित जी। हेलो जी, अमित जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, मेरा सवाल ये था कि अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, हाँ, और वो पैसा बैंक में डिपॉजिट हुआ है, तो क्या बैंक को इंटीमेशन देना आवश्यक है, या बैंक अपनी तरफ से इंटीमेशन मतलब जानकारी देना चाहेगा कस्टमर से? जी देखिए, इसमें ऐसा है, वो कैपिटल गेन का हिसाब किताब होता है। प्रॉपर्टी आप जो बेचते हो उसमें कैपिटल गेन लगता है। अब कैपिटल गेन का पैसा अगर आपने नॉर्मल अकाउंट में रखा है, बैंक तो कुछ नहीं बोलेगा, पर जो जनरल प्रोविजन है, कैपिटल गेन अकाउंट अलग से खुलता है, वो आपको अलग से कैपिटल गेन अकाउंट खोल के उसमें रखना पड़ता है। अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए रखना है, 6 महीने के अंदर अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और उसको री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कैपिटल गेन वाले पैसे को, तो ठीक है। और 6 महीने से ज़्यादा आप रख रहे हो तो आपको कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा रखना कंपलसरी है, वो आपको उधर रखना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी का पैसा प्रॉपर्टी में ही आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी ही में उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अन्यथा उसके अगेंस्ट में आप जो कैपिटल गेन बॉन्ड आते हैं, वो कैपिटल गेन बॉन्ड लेके आप कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। उसके अंदर आज की तारीख में 5.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो 5 साल के लिए लॉक इन रहता है। REC और पावर फाइनेंस बॉन्ड्स जो रहते हैं, वो बॉन्ड्स कैपिटल गेन बॉन्ड्स कहलाते हैं। तो वो लिए जा सकते हैं, वो लिए जा सकते हैं। मतलब ये 2 ऑप्शन रहते हैं। जैसे जनरली लोग करते हैं सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कर देते हैं, वो बहुत बड़ी गलती होती है। वो कैपिटल गेन अकाउंट अलग से खुलता है, कैपिटल गेन अकाउंट खोलें या फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। तो ये कैपिटल गेन बॉन्ड जो आप बता रहे हैं वो किस तरह के होते हैं? वो सरकारी बॉन्ड है, REC PFC गवर्नमेंट के बॉन्ड है। 5.25% का फिक्स ब्याज है, 6 महीने में ब्याज आता है। अच्छा, 6 महीने, हर 6 महीने में ब्याज आपको आता है, और 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। 5 साल बाद वो आपका पैसा मैच्योर होकर आ जाएगा। नेऊर महाराष्ट्र से यश कुमार जी टेलीफोन लाइन पर हैं।
हेलो जी छत्तीसगढ़ से हूँ सर। जी नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी। यश कुमार जी सवाल कीजिए। सर फॉरेक्स एक्सचेंज से लेकर के रिलेटेड सवाल पूछने थे सर। फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना कितना सेफ रहेगा, और आजकल रोबोटिक ट्रेड हो रहा है आजकल मार्केट में, तो वो कैसे रहेगा सर? हरीश जी। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब होता है जो करेंसीज हैं वर्ल्ड में चलती हैं, चाहे वो डॉलर हो, येन हो, रुपया हो, जो भी करेंसीज हैं आप उसमें ट्रेड कर रहे हो। और जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो तो आप भूल जाइए, क्रिप्टो करेंसी अलग चीज है। क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई लॉ नहीं है। बाकी आप अगर उसमें ट्रेडिंग कर रहे हो, आप अपने रिस्क पे कर रहे हो। अगर आप कमा रहे हो तो आपको गवर्नमेंट को उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप गवा रहे हो तो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड। बल्कि बेहतर है कि इस तरह के लालच में फंसना नहीं चाहिए क्रिप्टो वगैरह में। जी हरीश जी, हम बॉन्ड्स की बात कर रहे थे, कैपिटल के लिए लेते हैं, तो क्या उसकी लिमिट होती है कि कम से कम कितना उसमें इन्वेस्ट किया जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा कितना किया जाए, या उसमें भी लॉक इन होता है कुछ? उसकी मैक्सिमम लिमिट है 50 लाख रुपए। अच्छा। 50 लाख रुपए एक आदमी एक फाइनेंशियल ईयर में कर सकता है। अच्छा। मिनिमम 1000 रुपये का मिनिमम एक बॉन्ड होता है। अच्छा ठीक है। 5 साल का लॉक इन है। 5.25% का अभी करंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5 साल का लॉक इन होता है? 5 साल का लॉक इन है। पैसा आपने 50 लाख रुपए डाला, 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। 5.25% से हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट पे होता है। 5 साल के बाद आपका 50 लाख आपको लौटा दिया जाएगा। डिविडेंड मिलता होगा? इंटरेस्ट मिल रहा है, 5.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। उसमें आपका जो आगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है, क्योंकि मिल रहा ही 5.25% है। अच्छा अच्छा। तो वो गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट की संस्थाएं REC है, PFC है, ये इशू करते हैं। और मतलब डेट फंड्स की तरह डेट ही है वो, प्योर डेट है वो। और अच्छा, इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स है या फ्लेक्सिबल? अभी फिक्स है 5.25%। जैसे RBI बीच बीच में रेट नहीं, इसमें चेंज नहीं होता। आपने जिस भाव पे खरीदा 5 साल तक वही भाव रहेगा। अच्छा, वही रहेगा। ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। अच्छा ऑप्शन देखिए, अब जिनको कैपिटल गेन के ऊपर है तो ठीक है, कैपिटल गेन से संबंधित ये कैपिटल गेन के लिए, ये कैपिटल गेन के लिए। पर उसमें भी देखिए, अब आपका सपोज मान लीजिए 20 लाख रुपए का आपको बॉन्ड खरीदना है। 20 लाख रुपए में आपका टैक्सेशन में अगर निकालूं, चलिए आप 30% टैक्स स्लैब में है, या 20% आपको कैपिटल गेन देना है, जो गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है 20% का। अब 20 लाख का 20% हो गया आपका 4 लाख रुपए, सॉरी 4 लाख रुपए आपको 20 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ तो आप 4 लाख रुपए टैक्स देके बाकी के 16 लाख रुपए आप ऐसी जगह निवेश कीजिए जो 5 साल में वैसे ही डबल हो जाए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 15% से 5 साल में पैसा डबल हो जाता है। अब अगर कोई फंड 15% का रिटर्न दे रहा है, आपने उसमें 16 लाख रुपए डाल दिए, 16 के 32 हो जाएंगे, और 4 लाख आपने टैक्स भर दिया। यहाँ तो आप अपने कैपिटल गेन बॉन्ड में डाल दीजिए, आपने 20 लाख डाला, 5 साल बाद भी 20 लाख ही मिलेंगे, और उसके इंटरेस्ट 5.25%। ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टी आपने सेल की, वो पैसा आया, उसको प्रॉपर्टी में ही आपको फिर यूटिलाइज करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने टैक्स पे कर दिया तो आप जहाँ चाहे यूज कीजिए। टैक्स पे करने के बाद कहीं भी कर सकते हैं। टैक्स पे कर दिया तो आप जहाँ चाहे यूज कीजिए उसको। जी, गवर्नमेंट को देखिए टैक्स से मतलब है। आप लीगली जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब है। आपने उस पर जो 20% का कैपिटल गेन बन रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 20 लाख पे आपने 4 लाख पे कर दिया, अब 16 लाख आपका फ्री है। अब आपको जैसे चाहिए निवेश कीजिए। तो अगर हमसे कोई सलाह लेता है तो हम उसको सजेस्ट करते हैं आप टैक्स भर दो। इस पैसे को अगर और कहीं भी लगा देंगे तो उससे ज़्यादा रिटर्न देगा। बट अगर आपको फिक्स चाहिए और मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना है, मेरे को कैपिटल गेन बॉन्ड में डालना है, तो 5.25% का बॉन्ड ओपन है, आप डाल सकते हो, उसमें भी डाल सकते। बिल्कुल। कृति जी, म्यूचुअल फंड के ज़रिए हम ग्रोथ भी करते हैं, सेफ भी रहते हैं, धन भी आपका सुरक्षित है। अब इसमें अगर एक फैमिली के हिसाब से पूरा एक प्लान किया जाए तो किस तरह से कम कितनी SIP, ऐसे SIP की कोई लिमिट नहीं होती है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, पर एक आइडियल एक फिगर क्या होना चाहिए जिसमें कि कम से कम आपको 7 से 10 साल के बीच में एक अच्छा आपको रिटर्न मिल जाए? मेरे ख्याल से जो आपका क्वेश्चन है उसमें जब हम फैमिली प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि भाई उनका इनकम कितनी है। हम एक ऐसे ही नहीं बता पाते, जब उनकी इनकम होती है, उनका कितना एक्सपेंस है, उस हिसाब से हम उस अमाउंट को डिसाइड कर पाते कि हमें कितना पैसा लेना है और कितनी आगे की उनकी ज़रूरत है, क्योंकि इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ता है। तो आगे उनकी कितनी ज़रूरत है, तो उनके इनकम से हमें आगे की पता चलता है कि हम कितना अमाउंट उनको सजेस्ट करते हैं।
वैसे क्या एक हरीश जी एक फार्मूला भी है कि आदमी को अपनी इनकम फार्मूला का देखिए सर, कितने ये परसेंट किस तरह से डाइवर्सिफाइड करना चाहिए? गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, आप अपनी इनकम का 10वां भाग दान के लिए निकालिए। वो तो भगवत गीता में भी लिखा हाँ, हुआ है, सब जगह लिखा हुआ धार्मिक है। ग्रंथों में तो ये 10वां ऐसा जैसे अपन दान के लिए निकालते हैं, तो हम बोलते हैं आपकी इनकम का 30% 30% आप इन्वेस्टमेंट के लिए निकालो, आपके फ्यूचर गोल्स के लिए निकालो। अगर आप उसको फॉलो करते हो 30% को और ज़्यादा निकाल सकते हो तो और ज़्यादा निकालो। 50-30-20 फार्मूला जो है, बिल्कुल 50-30-20। हाँ, तो ये फार्मूला है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा ये है, आजकल की जैसे यंग जनरेशन है, आज की तारीख में 22, 23, 24 साल में उनको नौकरी लग जाती है, बिल्कुल, और अच्छे पैकेजेस के साथ 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। पर वो क्या करते हैं, वो डे 1 पे अपनी लाइबिलिटीज को बढ़ा लेते हैं। फोन ले लिया, 1 लाख का मोबाइल ले लिया, हाँ, गाड़ी ले ली, फोन ले लिया, गाड़ी ले ली, लोन बहुत सारे ले लिए, बहुत सारे लोन ले लिए, क्रेडिट कार्ड ले लिया, दिल खोल के यूज कर रहे हैं। वही तो वो क्या अपनी लाइबिलिटीज को बढ़ा देते हैं। अब उनका अगर उनका बाइक से काम चल रहा है तो अब कार ले ली, कार से छोटी से चल रहा है तो बड़ी ले ली। तो ये क्या अपनी लाइबिलिटीज को बढ़ाते जाते हैं। बट इस उम्र में जो कहना है, जो इकोनॉमिक्स बोलता है, आप 35 साल की उम्र तक सेटल हो जाओ और 35 से 45 में डेट फ्री हो जाओ, आपके ऊपर कोई लोन नहीं होना चाहिए। 45 के बाद आपके ऊपर कोई लोन नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये इकोनॉमिक्स बोलता है। तो अगर वो जो फॉलो करेगा वो जीत जाएगा, और जो नहीं करेगा फिर वो कर्जे के जाल में फंसता जाता है। बिल्कुल, फिर वो एक समय पे आके यहाँ समझता है, यहाँ उसमें उलझता जाता है। तो समझाने के लिए आपके पास लोग बैठे हैं, आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, उसको फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ को आप रूल को फॉलो करोगे, कोई भी किताब ले लो आप, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लो, वो एक ही चीज़ बोलेगा, समझदारी के साथ आप काम करो। कोई भी काम आप समझदारी के साथ करोगे, आपके पास अगर लाख रुपए की इनकम है और अभी आपका खर्चा 30-40 हज़ार रुपये है, तो आप 50 हज़ार बचाओ ना। अभी आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, पर आपने लाख रुपए की इनकम है और 1.25 लाख का आपने खर्चा बना के रखा है, तो 25 हज़ार तो आप हर महीने पीछे जा रहे हो। तो एक साल में आप 3 लाख रुपए तो वैसे ही पीछे चले गए। तो 3 महीने की, अगले 3 महीने की कमाई आपकी डेट में है, माइनस में। और इन खुदा न खास्ता अगर आपकी नौकरी इधर उधर हो गई, वैसे भी कॉर्पोरेट में कोई फीचर भरोसा सिक्योर तो होता नहीं है। अगर खुदा न खास्ता आपकी नौकरी इधर उधर हो गई तो आप फिर भागते फिरते हो, टेंशन लिया, उधर से बीमारी और फिर स्वास्थ्य आपने बर्बाद कर दिया। अगर आपने अपना बैकअप बना लिया, बोला जाता है कंटेंजेंसी फंड होना जरूरी है, इमरजेंसी फंड 6 महीने का कम से कम होना चाहिए। 6 महीने की सैलरी आपके पास कंटेंजेंसी में होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है। पर आपने इतना कर्जा ले रखा है, बैकअप तो छोड़ो, आपने कर्जा ले रखा है, तो आप फिर इधर उधर से मांग के बोला तो कोविड ने यही लेसन दिया कि भाई आप अगर सक्षम हैं इतने, तो सिंपल बात है, आप सेविंग अपना कम से कम 30% और मैक्सिमम जितना हो सके आप करो। और बीच बीच में जब जब आपको मार्केट मौका दे, टॉप अप डालो। पैसा पैसे को बनाएगा, ये पक्की बात है। ये म्यूचुअल फंड की खूबी है कि आप कभी भी उसमें निवेश कर सकते हैं। आपके पास अगर पैसा है तो आप उसमें कभी भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था लमसम और एसआईपी के ऊपर। अब लमसम पैसा आज मेरे पास है, मैंने लमसम डाल दिया, साथ में एसआईपी भी डाल दी, तो मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा लिए ना। आप यूनिट खरीद रहे हो, आज मैंने जो भाव में खरीदा 5 साल बाद वो भाव नहीं होगा, मेरे को पता है। तो मैं लमसम पैसा भी अगर आज डाल रहा हूँ और साथ में एसआईपी, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं, मेरे पास 5 लाख पड़ा है और साथ में क्या करें, मैंने 5 लाख डाल दो, साथ में एसआईपी डाल दो। कितने की डालनी, 50 हज़ार की डालनी, 50 हज़ार की डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। भी बढ़ती जाती है, आप यूनिट खरीद रहे हो, आप नंबर ऑफ यूनिट एक्यूमुलेट कर लो, जितने ज्यादा यूनिट होंगे उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी। कृति जी, इंश्योरेंस सेक्टर में तो हम अक्सर देखते हैं एज फैक्टर के हिसाब से प्रीमियम होती है उनकी जी, और इन्वेस्टमेंट में भी एज फैक्टर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जितनी अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट शुरू किया जाए या फिर जितना लेट होती है, तो क्या उसका कुछ नफा नुकसान होता है निवेश में? बिल्कुल होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि आजकल की यंग जनरेशन पैसा उड़ाने में ज्यादा फोकस करती है बजाय बचाने के लिए। तो अगर वो आज से बचाना शुरू करेंगे तो उनका बाद बहुत जल्दी सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि हम जो देख रहे हैं, पहले जो लाइफ स्पैन था वो 100, फिर 80, अब आते आते 60 हो गए। तो जब हम आज से शुरुआत करेंगे तो ये बेहतर कल की तरफ एक बहुत अच्छा मतलब एक राह देता है कि बेहतर कल हमारे। बिल्कुल बिल्कुल हरीश जी, वैसे भी ऐसा नहीं है कि आजकल यंग जनरेशन भी काफी कुछ इस मामले में जागरूक हुई है जी, और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कमा भी रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। वो बिल्कुल कर रहे हैं, मतलब वो 35-40 की एज तक अपने पूरे पेंशन प्लान पूरा सारा कंप्लीट कर चुके हैं। वो 20% लोग ही हैं सर जो रेगुलर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, जो समझ रहे हैं चीजों। मैंने ऐसे नहीं बोला सब लोग कर रहे हैं खर्चा,
पर समझदारी, जिनको अच्छी गाइडेंस है, जिनके पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को समझाया हुआ है, या जिनके परिवार से कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट जुड़ा हुआ है, तो उनको पता है, वो बच्चों को गंभीरता भी वो समझते सिखाया हैं गया उसकी। है भाई आपको निवेश करना पड़ेगा। देखिए अभी जो आपने बात करी, आज अगर कोई 25 साल का आदमी 20 साल के लिए SIP कर दे और 20,000 रुपए की SIP कर दे और अगर 15% का रिटर्न आता है, चलिए अब घड़ी तो हमारी 3 करोड़ बन घड़ी जाए। इशारा कर रही है। वही चलते बात चलते कृति जी बड़े संक्षेप में क्या टिप्स देना चाहेंगे निवेश का मूल मंत्र, एक वाक्य में? इन्वेस्टेड रहिए, पेशेंस रखिए और दूरदर्शी बनाए रखिए, आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। चलिए हरीश जी आप। मैंने तो बोला पैसा सबसे अच्छी चीज क्या खरीद सकता है, और पैसा। पैसा निवेश कीजिए और पैसे को खरीदिए और पैसे को बढ़ाइए। पैसे से पैसे को खरीदिए और एक एज के बाद आप पैसे को काम पे भी लगाइए क्योंकि हो सकता है आपका सर्वेंट धोखा दे जाए, आपके फैमिली मेंबर्स कहीं दूर दराज हैं या आपको उस समय इमीडिएट सहायता नहीं कर पा रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक निवेश ऐसा आपका सहायता करेगा कि जो आपको भरोसेमंद हमेशा के लिए रहेगा। बिल्कुल। तो आप दोनों हमारे स्टूडियो में पधारे, हरीश जी आप और कृति जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी धन्यवाद। टेलीफोन के माध्यम से निवेश कार्यक्रम में आप जुड़े रहे, इसी तरह से फ़ोन कॉल्स करते रहिए, निवेश कार्यक्रम देखते रहिए। अगली बार हम नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।